ये पढ़े थे कि सीलिया की और फ्लैजिला की मूवमेंट कैसे होती है। सीलिया जो है सीलिया जो है हमारे पास वो मूव करता है 2 ग्रुप्स में। 2 ग्रुप्स में मूव करेगा, 2 ग्रुप्स में। 2 ग्रुप्स में कैसे मूव करता है कि जो पहले हमारे 5 होते हैं सीलिया, मैंने आपको बताया था कि 5 जो है 9 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, 9 डबलेट होते हैं। ये स्ट्रक्चर था, 9 डबलेट साइड में थे और 2 सिंगल थे। तो 9 में से 5 जो हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ, जिससे क्या हो जाता है, सीलिया शॉर्टन हो जाता है, मतलब सीलिया छोटा हो जाएगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक। इसके बाद 4 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग, और सीलिया क्या हो जाएगा, नॉर्मल शेप पे आ जाएगा, लेंथन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। ये है सीलिया की मूवमेंट। उसके बाद फ्लैजिला की मूवमेंट कैसे होती है। फ्लैजिला की मूवमेंट हमारे पास ऐसे होती है कि जैसे ये सेल है और ये इसका फ्लैजिला है, तो या तो टुवर्ड्स दिस साइड फ्री एंड टू अटैच एंड, या अटैच एंड टू फ्री एंड, किसी भी एंड से वो मूव कर सकता है फ्लैजिला। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म इसकी एग्जाम्पल है, स्पर्म इसकी example है। ठीक है भाई, अगला है हमारे पास सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल हमेशा पेयर में होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, पेयर में होते हैं। अच्छा भाई, अब पेयर में भी कैसे, 90 डिग्री राइट एंगल पे होंगे, 90 डिग्री राइट एंगल पे होंगे, और न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, न्यूक्लियस से नियर टू न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। जिस एरिया में प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे सेंट्रोजोम। और एक किस किस में होते हैं, ये हमारे पास एनिमल्स में होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होंगे, और लोअर प्लांट्स में होंगे। अब हाइयर प्लांट्स में मौजूद नहीं होते, आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है कि ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल के 9 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, इसके ऐसे 9 पेयर मौजूद होंगे, 4 5 6 7 8। 3 माइक्रोट्यूब्यूल के 9 पेयर मौजूद होंगे साइड्स में, और अंदर खाली होगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा था सीलिया फ्लैजिला का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर जो है साइड्स में मौजूद होंगे, 9 पेयर्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाता है। स्पिंडल, अब मैंने आपको समझाया था पहले भी ऊपर कि स्पिंडल जो है एनिमल सेल में, अगर ये एनिमल सेल है और इसके डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं, तो यहाँ पर सेंट्रियोल होगा, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे होंगे। ठीक है, इसको एस्ट्रोलेस भी कहते हैं, जो कि क्रोमोसोम को पे अलग अलग करेंगे। अच्छा, अब एक बात ये है कि जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा, तो पहले ये ऐसे होता है, अगर ये सेल है और इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर जो है वो पेयर में मौजूद होंगे सेंट्रियोल। जब डिवीजन का टाइम हुआ, तो ये इससे ही एक और पेयर बन गया। ठीक है, जब एक और पेयर बन गया, कुछ टाइम बाद ये ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर एक पेयर, ऑपोजिट साइड पे जब क्रोमोसोम बनेंगे, तो ये दोनों तरफ से इनको खींच सकेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या, ये क्लीवेज फरो भी बनाते हैं फंक्शन में। और क्या पढ़ेंगे, एक स्पिंडल देखा, दूसरा क्या फंक्शन होगा, क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो क्या, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो एक डेंट टाइप दोनों सेल के बीच में बनता है, डेंट टाइप बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज फरो। ये भी इसी की वजह से बनता है। उसके बाद बेसल बॉडी भी बनाते हैं। बेसल बॉडी क्या आती है, हमने ऊपर देखा था, जिससे सीलिया और फ्लैजिला बन रहे थे। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू है 2015 एमडीकैट में आया हुआ है, एमडीकैट 2015। इसमें क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स इन सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स पूछ रहे हैं कितने होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा 9 होते हैं। ठीक है, उसके बाद एमडीकैट 2017 में भी आया हुआ है, क्या कि ऐसा ऑर्गेनल ओनली इन एनिमल सेल। तो वो क्या होता है, वो सेंट्रियोल ही होता है। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था मौजूद नहीं होता, सेंट्रियोल होता है। लोअर प्लांट्स में हो सकते हैं, मगर हाई प्लांट में मौजूद नहीं होता, सिर्फ एनिमल्स में ही होता है, हम यही कहते हैं। अगला है वैक्यूल, पढ़ते हैं। वैक्यूल को देख लेते हैं। इसके बाद वैक्यूल क्या है, वैक्यूल प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होता है, प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, एनिमल्स में क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं।
स्मॉल वैक्यूल होते हैं छोटे छोटे, जैसे सेल है तो छोटे 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 वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, लार्ज वैक्यूल नहीं होगा। तो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं जो फूड स्टोर करेंगे, कुछ जो है हमारे पास प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल भी हो सकते हैं, प्रोटीन वैक्यूल्स भी हो सकते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करेंगे, कुछ गैस वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, गैस को स्टोर करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करते हैं और उसको पुश करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को आउट ऑफ सेल। मगर ये होता है प्रोटोजोआ, यूजुअली प्रोटोजोआ में मौजूद होते हैं, प्रोटोजोआ में, ठीक है, ह्यूमंस में नहीं होते, प्रोटोजोआ में होते हैं, ठीक है। अब प्लांट वैक्यूल जो मेन हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स में, वो प्लांट वैक्यूल है, ये लार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होता है कि ये बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स जो हैं, स्मॉल वैक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो एक लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं। जैसे अगर ये सेल था, जब सेल जो है वो मेच्योरिंग फेज में था, छोटे छोटे वैक्यूल प्लांट सेल में मौजूद थे, सारे मिल के इन्होंने एक प्लांट सेल बनाया जिसके अंदर ये लार्ज वैक्यूल पैदा था, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके अराउंड, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होगा उसको हम कहेंगे सेल सैप, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है, मतलब कुछ चीज़ों को आने देगी कुछ को नहीं देगी। अब फंक्शन क्या है कि ये स्टोर हाउस है, मतलब चीज़ों को स्टोर करता है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वेस्ट हैं या यूजफुल चीज़ें हैं, सबको स्टोर करेगा। उसके बाद क्या, तो प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट टू प्लांट्स। कैसे सपोर्ट करता है, जैसे ये सेल है और इसका वैक्यूल है, तो वैक्यूल के अंदर जो है वाटर जमा हो जाता है, जब वाटर जमा होगा तो ये फूल जाएगा, फूलेगा तो रिजिड हो जाएगा, जब रिजिड होगा तो प्लांट को क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और वो जब वाटर की वजह से प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से रिजिड होता है, वो क्या कहलाता है, प्रेशर, टर्गर प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, रिजिड होके क्या करता है, सपोर्ट करता है प्लांट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपका ये वाला एक सवाल टोनोप्लास्ट का सवाल आपका आया है, टोनोप्लास्ट का सवाल आपका आया है एमडी कैट 2020 में भी और नम्स 2018 में भी। और हमारे पास, हाँ, ये 2018 एमडी कैट में भी सवाल आया हुआ है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि लार्ज वैक्यूल है, तो यही सवाल आया हुआ है एमडी कैट 2018 में कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किन सेल में होता है, तो ये प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब लास्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस को देख लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया भाई, पहली बात ये डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किया। और ये क्या करता है, एक्टिविटीज ऑफ सेल को कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हर घर का एक ऐसा बंदा होता है जो सारी घर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल न्यूक्लियस ऐसा ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद इसके अलग अलग शेप हो सकते हैं, एमसीक्यू के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कुछ सेल जो है मोनोन्यूक्लिएट भी होते हैं, मोनोन्यूक्लिएट जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, बाय न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, या ए न्यूक्लिएट मतलब जिनमें न्यूक्लियस होगा ही नहीं। मोनोन्यूक्लिएट के कौन से होते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल। बायोन्यूक्लिएट कौन से होते हैं, पैरामीशियम होता है बायोन्यूक्लिएट, मतलब इसमें दो सेल होते हैं, पैरामीशियम। उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट कौन से, कैंसर सेल हो सकते हैं, कैंसर सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, तो जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। फंगल सेल हो सकते हैं, या मसल, स्केलेटल मसल जो है वो भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है। ए न्यूक्लिएट मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, वो मेच्योर आरबीसी होते हैं, मेच्योर आरबी, याद रखिएगा मेच्योर होते हैं। जब आरबीसी मेच्योर नहीं, इमेच्योर होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, मगर जब मेच्योर हो जाते हैं और न्यूक्लियस चला जाता है ताकि न्यूक्लियस जगह ना घेरे और मैक्सिमम ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सके। अब इसके जो है एक बात ये कि नॉन डिवाइडिंग सेल में विजिबल होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल में ये विजिबल होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये गायब हो जाता है। अब इसकी जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर में क्या है, मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। जैसे अगर सेल है और इसका न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस को अलग करके हम देख रहे हैं। न्यूक्लियस को अलग करके देखें तो न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन में
ये पोर्स मौजूद होते हैं जो न्यूक्लियोपोरेन से बने होते हैं, न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। और अंदर जो है ये क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पर एक बॉडी भी मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो बस इन्हीं की हम डिटेल देख लेते हैं। दो मेम्ब्रेन्स हैं जो हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब डायग्राम से देख के ही आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या है, दो मेम्ब्रेन्स हैं और इनमें जो है न्यूक्लियर पोर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कनेक्ट करें। और किससे बने हुए न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोपोरिन से बने हुए हैं। ठीक है, इतनी बातें इसके लिए काफ़ी हैं। अच्छा, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, बस इतनी बातें काफ़ी हैं। इसके बाद न्यूक्लियर पोर्स भी हमने देख लिया। इसके बाद जो है न्यूक्लियर पोर्स की, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स की हम वो भी देख लेते हैं, नंबर्स। अच्छा, न्यूक्लियर पोर जो हैं वो वेरी कर सकते हैं नंबर में। जैसे मिसाल के तौर पर ये होते हैं 30,000 पोर्स होते हैं, 30,000 पोर्स होते हैं एग में। और आरबीसी में जो है 3 से 4 होते हैं आरबीसी में। तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस है हमारे पास एक बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होती है। ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। ठीक है, राइबोसोम बन की सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये किससे बना हुआ होता है, मेड ऑफ आरएनए। और ये डिसअपेयर हो जाता है, डिसअपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अच्छा भाई, अब न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर हमने देखना है। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा होता है, दो रीजन होते हैं आउट, एक होता है इसके पास पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया और दूसरा इसके पास होता है सेंट्रल फिब्रल एरिया। फिब्रल एरिया ये ऐसा होता है, देखें ये सेंट्रल फिब्रल एरिया, फिब्रल का मतलब धागोनुमा स्ट्रक्चर सेंट्रल होगा, और ग्रेनुलर मतलब दाने नुमा स्ट्रक्चर, ऐसे दानुमा स्ट्रक्चर जो है साइड्स में होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनकी कंपोजिशन क्या है। जो दानुमा स्ट्रक्चर, यहाँ क्या होता है, राइबोसोमल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया कह रहे हैं, राइबोसोमल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सेंट्रल एरिया है ये किससे बना होता है, आरएनए यहाँ प्रेजेंट होता है और आरडीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए। और ये राइबोसोम बनाते हैं, हमने ये देख लिया, ये बहुत भी है। ठीक है भाई, अगला जो है हम देखते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, यानी ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पर एक जो है वो एक गुच्छानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कह रहे होते हैं, और क्रोमैटिन सेल डिवीजन के बाद क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो गुच्छानुमा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह रहे थे, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जो है डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या है, एक कंडेंस फॉर्म है, क्रोमैटिन की कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा भाई, अब इनकी कंपोजिशन क्या है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम की, इनकी कंपोजिशन है डीएनए। इनकी कंपोजिशन क्रोमैटिन या क्रोमोसोम की, इनकी कंपोजिशन क्या है, इसमें डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, और स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट आरएनए की प्रेजेंट होती है। डीएनए कितना होगा, 40%, प्रोटीन कितना होगा, 60%। तो इसी कंपोजिशन है। अच्छा, मैं आपको क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस बता देता हूँ, और सिस्टर क्रोमैटिड वाला कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा भाई, क्रोमैटिड क्या है, न्यूक्लियस के अंदर गुच्छानुमा स्ट्रक्चर को क्या करें, क्रोमैटिन नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है। ये क्या कहला रहा है, क्रोमैटिन। अब सेल ने डिवाइड होना है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये कंडेंस होके क्या बना लेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सिंगल होगा। अब बिल्कुल बिफोर डिवीजन जब बिल्कुल डिवीजन का टाइम आ गया, तो ये क्रोमोसोम क्या करेगा, अपने ऐसा एक और बना लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमैटिड, आपको ये बात पता होना चाहिए, ये जो क्रोमोसोम है ये भी एक है, ये भी एक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, दोनों एक ही है, मगर ये क्या है, जस्ट इसने अपनी एक कॉपी बनाई है बस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या है, इसके यहाँ पर मौजूद है हमारे पास सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर में क्या मौजूद होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन है। देखें, ये मैं दोबारा अब सेंट्रोमेयर बना रहा हूँ, यहाँ ऐसे प्रोटीन्स मौजूद होंगी, काइनेटोकोर जिनको हम कह रहे हैं। और ये काइनेटोकोर के पास अट्रैक्शन होती है, ये अट्रैक्शन से स्पिंडल फाइबर को कनेक्ट करा लेते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या थे, जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर ऐसे धागे थे जिससे ये आके काइनेटोकोर से अटैच होंगे, और एक क्रोमोसोम को अलग कर लेंगे, दूसरे को अलग कर लेंगे, दोनों अलग अलग सेल में चले जाएंगे सेल डिवीजन के टाइम। ठीक है, अच्छा भाई, अब ठीक है, ये चीज़ें इतनी काफ़ी हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या है, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हम देख लेते हैं।
फंक्शन क्रोमोसोम के। ये क्या है, एक तो आपको करेक्टर दे रहा है, करेक्टर दे रहा है, मिसाल के तौर पर आपका कलर है, ब्लैक कलर हेयर का है तो ये करेक्टर है आपका, और ब्लैक कलर हेयर का क्या करेगा, ट्रांसफर भी करेगा, तो हेरिडिटी इन्फो भी है जो कि ट्रांसफर कर रहा है अगली जनरेशन में। और जहाँ पर क्रोमोसोम में जहाँ मिसाल के तौर पर ये रीजन में जीन प्रेजेंट है तो इसको, ये रीजन को क्या कहेंगे, लोकस। ठीक है, रीजन को हम क्या कह रहे होंगे, लोकस। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इतनी चीज़ें। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक स्पीशी में कांस्टेंट होंगे, जैसे ह्यूमन में 46 हैं तो 46 ही रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता 47 हो जाए या 45 हो जाए, तो होंगे तो वो डिजीज होगी। तो हम देख लेते हैं ह्यूमन में कितने होते हैं, 46। ठीक है, उसके बाद फ्रूट फ्लाई में कितने होते हैं, हमको पता होना चाहिए, 8। उसके बाद गार्डन पी में कितने होते हैं, 14। उसके बाद अनियन में कितने होते हैं, 16। उसके बाद फ्रॉग में कितने होते हैं, 26। पोटैटो में कितने होते हैं, 48। चिंपैंजी में कितने होते हैं, 48। तो ये नंबर जो है एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का पता होना चाहिए। हेप्लॉइड सेल क्या होता है और डिप्लॉइड सेल क्या होता है। हेप्लॉइड है जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, एक सेट, और डिप्लॉइड में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। मतलब क्या है, हमारी मदर से और फादर से एक ही सेट आते हैं, मतलब मदर से 23 आते हैं और फादर से 23 आते हैं, और ये मिल के जो है 46 बनते हैं, जो कि जायगोट बनाता है, और इसी से आगे जो है सेल डिवाइड होते हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये 23 को एक सेट कह रहे हैं जो एक पेरेंट से आए, और इसको एक सेट कह रहे हैं। तो अगर एक ही सेट प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है, हेप्लॉइड, और अगर 2 सेट प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड। ठीक है, ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में डिफरेंट, लास्ट टॉपिक है। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है, जैसे एक प्रोकैरियोट जो है इसका साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल बाहर ही पड़ा होगा साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट में ज़ाहिर है न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होते, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसका राइबोसोम जो है वो 70s होता है, 70s। इसका राइबोसोम जो है 80s होता है। इसके बाद ये डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन क्या है, मिसाल के तौर पे ये सेल है, इसका ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करेगा, इस जेनेटिक मटेरियल 2 में डिवाइड होगा और एक कंस्ट्रिक्शन अपेयर होगी। ठीक है, और एक सेल अलग हो जाएगा और एक सेल अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है यूकैरियोटिक माइटोसिस या मियोसिस होती हैं इनमें डिवीजन की टाइप्स। ठीक है, उसके बाद इसमें सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट में, सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, ह्यूज मॉलिक्यूल होता है सेल वॉल, ह्यूज मॉलिक्यूल होता है सेल वॉल, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, सेकुलस, जो किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। सेल वॉल एक ह्यूज मॉलिक्यूल है जो सेकुलस कहला रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। और इसकी सेल वॉल जो यूकैरियोट की हमें पता है प्लांट्स में बनी होती है सेल्यूलोज से, और फंजाई में बनी होती है काइटिन से। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये प्रिमिटिव है, मतलब पहले आए, ये मानना है कि ये पहले इवॉल्व हुए, और ये इसी से प्रोकैरियोट से फिर जब एडवांसमेंट होती गई तो ये बाद में आए यूकैरियोट। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है। ये पूरा चैप्टर्स भी हैं आपके आगे, और इसमें क्या आ जाते हैं हमारे पास, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, इनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अच्छा, हमने क्रोमोसोम का देखा था, क्रोमोसोम में मैं आपको समझा देता हूँ। क्रोमोसोम के कंपोजिशन में हमने देखा था कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या थी, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। देख कैसे अरेंज होता है, ये अगर डीएनए, ठीक है, डीएनए, ये डीएनए है, इसके अराउंड जो है, नहीं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, डीएनए नहीं, ये प्रोटीन है हमारे पास, ये प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन होती है इनमें, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, और इसके अराउंड ऐसे डीएनए लिपटा हुआ होता है। ठीक है, डीएनए लिपटी, तो ये स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों का यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक बात इसमें मैं आपको और बता देता हूँ जो कि बुक में मेंशन है, सेंट्रोमेयर जहाँ प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कहाँ है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये क्रोमोसोम था, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रोमेयर था, सेंट्रोमेयर, और ये एक इसका आर्म था और ये दूसरा आर्म था। ठीक है,
तो जहाँ सेंटर में प्रेजेंट है इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। मगर ऐसा भी हो सकता है अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो, तो ये क्या कहला सकता है, ये कहला सकता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये आपकी फेडरल की बुक में मेंशन है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से ही कई बार क्या बनता है, न्यूक्लियोलस। हमने ऊपर पढ़ा था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर वाला स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस, ठीक है। आई थिंक अब काफ़ी इतनी बातें इसके बारे में। और हिस्टोन हमने देख लिया, प्रोकैरियोट में नहीं होती, यूकैरियोट में हिस्टोन होती है, और प्रोकैरियोट में मीजोजम्स होते हैं, मीजोजोम्स होते हैं, और यहाँ नहीं होते। मेसोजोम क्या है, अगर ये मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन है, इसकी इन्वेजिनेशन है, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है जिससे क्या होती है, रिस्पायरेशन हो रही होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में प्रॉपर ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते, तो ये मेसोजोम से सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से ही रिस्पायरेशन कर लेते हैं। मगर जाहिर है यूकैरियोट में तो सारे जो है प्रॉपर ऑर्गेनल्स हर चीज़ के लिए मौजूद हैं, तो इसको इन्वेजिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई थिंक ये चैप्टर में काफ़ी बातें कर ली, और ये चैप्टर की 90-95% चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आप अपने बोर्ड की बुक जो है वो रीड कर लें तो चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा आपका।